और हम लोग ये चाहते हैं कि हम जो आजीविका बचा रहे हैं, तो मैंने कहा कि नर्मदा से सेंचुरी की लड़ाई भी जुड़ी है, नर्मदा से खेती भी जुड़ी है, पशुपालक भी जुड़े हैं, आदिवासी भी जुड़े हैं, मछुआरे भी जुड़े हैं। तो हर नदी से इस प्रकार के घाटी के सभी लोगों के साथ जुड़कर हम लोगों को इस बिल में, विधेयक में जो मुद्दे आए हैं उन मुद्दों को आगे ले जाने की प्रक्रिया करनी है। आप सब लोग यहाँ जरा ध्यान दे दीजिए और कान खोल के सुनिए कि इसमें जो लिखा हुआ है बहुत मेहनत से, सबके मदद से उसको गांव-गांव में पहुंचाना है। एक छोटा सा 10 बनने वाला उसकी कॉपीज करके बांटने की तैयारी है ना, उनकी तैयारी है, बहुत बढ़िया। तो ये जो काम हमारे बीच में आए हुए सांसद, भूतपूर्व सांसद, पर्यावरणविद सबने आगे दिया है, उसमें बहुत बड़ा योगदान है एडवोकेट संजय पारिक जी का। मैं उनको आमंत्रित करती हूँ। अब सभी ने इन्हीं पर ध्यान देना चाहिए। संजय भाई एक कवि भी है और उनकी अधिकतर कविताएं नदियों पर है। उसके 3 किताबें कम से कम प्रकाशित हो चुकी हैं। संजय भाई एक सुंदर पेंटर भी है। संजय भाई को अच्छा खाना भी पकाते हैं, लेकिन संजय भाई एक वरिष्ठ अधिवक्ता है और हर नदी के अधिवक्ता है, केवल विस्थापितों के नहीं। भागीरथी हो, गंगा हो, नर्मदा हो, यमुना हो, सभी केसेस, गोवा के खनन के कारण होने वाले विनाश के खिलाफ का संघर्ष हो, या नोटा कानून जो आया राजेंद्र सच्चर जी के द्वारा, सभी के अधिवक्ता संजय भाई रहे हैं। तो प्रकृति को बचाने की एक श्रद्धा, आस्था और कटिबद्धता, उसके साथ जो न्यायपालिका में लड़ते हैं, वो इस जन अदालत में आज हाजिर है। हम उनका स्वागत करते हैं। तो संजय भाई के सामने हमारा एक ही नारा होता है, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। ये तो घर पर न्यायाधीश के सामने लगाने का नारा है जो हम कोर्ट में लगाते हैं। संजय भाई को भी हम आग्रह करते हैं कि इसको आगे ले जाने में हमारी मदद करें, क्योंकि आज कारम बांध के विस्थापित हो, आज जोबट बांध के विस्थापित हो, आज मान बांध के विस्थापित हो, सरदार सरोवर के हो, सभी विस्थापितों को पुनर्वास भी चाहिए। इस कानून में ये भी लिखा है कि बिना पुनर्वास किसी का विस्थापन नहीं होना चाहिए, और अगर किसी का बिना पुनर्वास विस्थापन होगा तो जो दोषी है उसको सजा होनी चाहिए। मंजूर है तो लड़ेंगे। मैं अंदर से बहुत ही खुश हूँ कि मैं आप सबके बीच में हूँ। आपने शायद पहले भी देखा होगा, मैं 38 साल संघर्ष और निर्माण के हो गए, बेमिसाल रहे वो साल। और मुझे लगता है कि मैं यहाँ 10 या 15 साल के बाद में आया हूँ। मुझे लगता है 15 साल हो गए मुझे आए हुए, क्योंकि हमने जब एक वयस्क पुत्रों के बारे में एक जीत हमने हासिल की थी सुप्रीम कोर्ट से। हाँ, उस समय 2005 में मैं और मुरलीधर जी, हम दोनों आए थे यहाँ पर। मुरलीधर जी जो अभी उड़ीसा के चीफ जस्टिस के पद से रिटायर हुए, वो भी आपके जो केस था उसके अंदर सहयोगी रहे मेरे साथ। ये जो 15 या 20 साल रहे, इसमें मैंने लगता नहीं कुछ किया, मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला। सारा मुझे लगता है कि एक तरीके से शिक्षण हुआ, और वो शिक्षण इस बात का कि आप सुप्रीम कोर्ट से तो जो जीते वो जीते, लेकिन एक जीवन दर्शन होता है। जीवन दर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और वो जीवन दर्शन मैंने आपकी मेधा ताई, मेधा दीदी, मेधा जी, जो भी कुछ आप बोलते हैं, उनसे सीखा मैंने। मुझे लगता है कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य ये रहा कि मैं उनके संपर्क में आया। ये सारी चीजें तो होती रही, जो भी हुआ, सरदार सरोवर की लड़ाई हुई,
और बहुत सारी लड़ाइयाँ साथ साथ की और वो करते रहेंगे। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि एक बहुत बड़ी सीख जीवन के अंदर मुझे मिली। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आप बारिश देख रहे हैं लगातार हो रही है, इसको आप शुभ मानिए। शुभ इसलिए मानिए कि मेघ देवता आज आपसे बड़े प्रसन्न है। वो ये चाहते हैं कि हमारी सारी जो नदियां हैं ये पानी से लबालब भर जाए। जितने पेड़ आपको सूखे या ऐसे निरीह से नजर आ रहे थे वो सारे सजीव हो जाए। इसीलिए हम कहते हैं कि जब आप देखते हैं और इन पेड़ों को देखिए, नदी को अपने रास्ते में भरा हुआ देखा तो कितनी प्रसन्नता हुई। इसीलिए जो हम कहते हैं कि नदी जीवन है, यह जीवन ऊर्जा भी बोलते हैं आपकी जीवन नदी है। जीवन नदी का मतलब यह हुआ कि जीवन के अंदर प्रवाह होना चाहिए। जैसे आपने ऊर्जा का प्रवाह मीरा जी के अंदर देखा। नहीं कह रहा था कि सवेरे से लेकर के हम शुरू हुए अभी तक, उसके बाद विडोबन का की सारी ऊर्जा हमको मिल जाती है। लेकिन वही ऊर्जा हम चाहते हैं कि हमारी नदियों में, हमारे संसाधनों में, हमारी प्रकृति के अंदर विद्यमान रहे। वही ऊर्जा से हम लोग अपनी ऊर्जा भी प्राप्त करें और हमारी ऊर्जा से जो प्रकृति है उसकी ऊर्जा का संपोषण हो। देखिए, जो अभी आपको ये बात बताई कि हमें इसको एक राजनीतिक विमर्श बनाना होगा, उसके बारे में मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहूँगा। एक हमारे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में ये बात आई कि जो पेड़ होते हैं, वो पेड़ जो देखते हैं आप रख चुके हैं, वो वोट नहीं देते। वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इस संदर्भ में कहा कि कोई भी राजनीतिक दल जो आता है वो नदी की बात नहीं करता, वो जंगल जमीन की बात नहीं करता, वो वोट की बात करता है। और आप लोगों के पास जब आते हैं तो ये बताने के लिए कि आपको नौकरी दे देंगे, आपको फलाना सहायता करेंगे या आपको आकर के और मदद कर देते हैं किसी तरीके से। ये एक बहुत जरूरी बात है। मैंने भी कहा कई जो राजनीतिक लोग थे, मैंने उनसे बात की। मैंने कहा आप नदी की बात नहीं उठाते। मैंने यमुना नदी को देख करके बात की थी कि यमुना नदी के अंदर तो कुछ पानी नहीं है। ये तो यमुना नदी वर्चुअली वास्तव में मर चुकी है। तो आप ये यमुना नदी, क्योंकि इससे ही दिल्ली के अंदर जो लोगों को पानी मिलता है वो पानी मिलेगा। इसके अलावा वहाँ पर जो नदी के तट हैं उसके ऊपर आप बहुत सारे फलों के वृक्ष लगा सकते हैं, दूसरे वृक्ष लगा सकते हैं। ये जो ग्राउंड वाटर है, आपका जमीन का पानी है, वो भी इससे ज़्यादा बढ़ेगा। तो पूरे जो समस्याएं हैं लोगों की, वो समस्याएं किसी तरीके से सुलझेंगी, क्योंकि पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि हम नदी की सीधी बात नहीं करते, क्योंकि नदी की बात अगर हम करेंगे तो नदी से तो वोट मिलते नहीं है। वोट हमको मिलते हैं अपनी बातों से, जो घुमा फिरा करके बहुत सारी बातें की जाती हैं, जहाँ बोलते हैं कि हम एक इंडस्ट्री लगाएंगे, हम यहाँ पर कोई डैम बना देंगे, हम यहाँ पर कोई और कारखाना बना देंगे, आप उन कारखानों में आपको सबको नौकरी मिलेगी। ये जो सारे सपने होते हैं, वो सपने आपके सामने अगर आप बोलेंगे नदी में पानी आ जाएगा तो आपके सपने पूरे नहीं होते। और जो राजनीतिक नेता होते हैं वो आपको सपने दिखाते हैं उन सपनों के अंदर, ताकि आप उन सपनों में ढूंढते रहें कहीं कि देखो हमको मिलने वाला है। और जब वो आ जाते हैं सत्ता के अंदर तो सपने पूरे नहीं हो जाते। ये जो बिल है नदी का, ये बिल इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अंदर सपने आपको वैसे देखने को नहीं मिलते, लेकिन आपके जीवन की जो सच्चाई है, जिस तरीके से हमारी पूरी सभ्यता पनपी और बढ़ी, वो नदी के किनारे बढ़ी। नदी के किनारे क्यों बढ़ी? नदी के किनारे ऐसे ही क्योंकि वहाँ पर आपको पानी मिला, पीने का पानी मिला, खेती के लिए पानी मिला, आपको वहाँ से फल मिले, आपको अनाज पैदा करने के लिए जगह मिली जहाँ पानी उसमें डाल दें और अनाज पैदा हो, ताकि आपको घर पे भोजन मिल पाए। यही कारण है कि और उसके किनारे रहने के बाद में फिर लोगों ने लिखना पढ़ना शुरू किया। कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी लीला जो हुई यमुना के किनारे, ये जो सारी चीज़ें थी जीवन में एक बहुत बड़ा नदी का महत्व रहा। सभी लोगों ने आपको नदियों के बारे में बहुत सारी बातें बताई। नदी है क्या? नदी किसकी है? आपको बार बार बोला, आप मुझे बताइए ये नदी, ये जंगल,
ये जमीन ये किसकी है? बताइए आप लोग। कितनी बार आप लोग बोलते हैं और मीरा जी बार बार बोलते हैं कि नारा लगाओ नारा लगाओ। वो नारा आपके अंदर गया कि नहीं गया? किसकी है जमीन? नदी किसकी है? आपकी है सारी जमीन, आपकी नदी है। और नदी की रक्षा करने का दायित्व किसका है? आपका भी है। लेकिन आपने सरकार को, क्योंकि सरकार संविधान के तौर के ऊपर आपने सरकार को एक काम दीजिए, सरकार को ये कानून बनाती है तो उसको बचाने का कार्य, जैसे आपको मालूम है कि आपका ये जो जमीन का एक्विजिशन होता है, आपकी जमीन है, मान लीजिए आप खेती करते हैं और वो जमीन का अधिकरण होता है किस तरीके से। अधिकरण के बारे में मीना जी ने कितनी लंबी लड़ाई लड़ी और वो नया कानून लेकर के आए 2013 का कानून, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि आपको अगर आपकी जमीन कहीं जाती है तो केवल आपको मुआवजा नहीं मिलेगा, अच्छा मुआवजा नहीं मिलेगा, बल्कि आपको रहने के लिए, जो पुनर्वसन के लिए आपको मकान दिया जाएगा, आपको जमीन दी जाएगी। ये सारा जो कानून था, ये कानून ही उस दायित्व की बात मैं जो कर रहा हूँ वो है। ये कानून कैसे आया? ये कानून आपके संघर्ष से आया। आप लोगों ने संघर्ष किया, एक हम लोगों ने मसौदा तैयार किया, उस मसौदे को हमने पार्लियामेंट के सामने पेश किया और 2013 का कानून आया। आप इस बात को अच्छी तरह समझिए कि 2013 का कानून कैसे आया। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आपको ये बात भी समझ में आ जाएगी कि आज जो आप नदी की बात कर रहे हैं और नदी के कानून की बात कर रहे हैं, वो नदी का कानून भी आप ही की शक्ति जो होगी और जो ऊर्जा होगी और सम्मति होगी, केवल आप ही लोगों की नहीं, पूरे देश के अंदर उससे वो कानून आएगा। और नदी का कानून आने से जो लोगों को फायदा पहुंचेगा, उनके जीवन के अंदर जो आमूल परिवर्तन होगा, जिसे हम बोलते हैं क्वालिटेटिव लाइफ, जो अच्छी जीवन की बात करते हैं, वो अच्छी जीवन की प्राप्ति आपको उस नदी के बहने से और उस नदी में पानी होने से होगी। आपको मालूम है कि भगवान ने जब इसकी सारी रचना करी तो भगवान ने कुछ सोच करके समुद्र बनाया होगा। अगर हम मानते हैं कि भगवान एग्जिस्ट करता है या कोई सत्ता इस तरह की है, तो सत्ता ने आपकी नदियां भी बनाई, नदी के अंदर पानी बनाया कि पानी बहता है। हमने, मनुष्य ने उसको अपने लालच की वजह से, लालच माने कुछ लोगों के लालच की वजह से हमने उसको रोक दिया। हमने बोला कि हम उस नदी के पानी को यहाँ पर रोक देंगे। कहीं पर अगर वो सिंचाई के लिए वो पानी अगर किसानों के पास जाता है, पीने के लिए पानी जाता है, तो हम समझ सकते हैं उस बात को कि पीने के पानी की जरूरत है, सिंचाई के पानी की जरूरत है, कुछ कारखानों के लिए भी पानी की जरूरत होती है, वो भी हो सकती है। लेकिन ये कहना कि हम उसको पानी को रोकेंगे और उसका इस्तेमाल इस तरीके से होगा कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके लिए पानी का इस्तेमाल हो, कि ये तो नदी की बात नहीं थी कहीं पर। और मुझसे कई बार पूछा गया, जब मैंने सरदार सरोवर का केस भी आर्ग्यू किया या दूसरे बहुत सारे जो बांधों के केस थे उनको किया कि आप चाहते हैं कि कहीं पर बांध ना बने तो बिजली कहाँ से बनेगी, फिर हमारे यहाँ पर जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वो विकास कैसे होगा। तो मैंने उनको साफ जवाब दिया जजेस को। मैंने कहा कोई भी नदी अगर बहती है तो उस नदी का आप असेसमेंट कर सकते हैं, इकोलॉजिकल असेसमेंट कर सकते हैं, मतलब प्राकृतिक रूप से आप ये जान सकते हैं कि उस नदी के अंदर अगर हम उसको कहीं ना कहीं रोकेंगे और छोटा या बड़ा बांध बनाएगा तो इसके अंदर हम इतनी ऊर्जा उससे प्राप्ति हो सकती है। आप पूरे नदी को एक सिरे से लेकर के आखिरी सिरे तक देखिए और वैज्ञानिकों को लगाइए उसके ऊपर कि हम नदी का कोई नुकसान नहीं होने देंगे। अगर कोई नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई करेंगे, बहुत कम से कम मिनिमम जिसे कहते हैं वो नुकसान होगा और हम इससे इतनी मेगावाट एनर्जी हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। नदी अविरल रहेगी, नदी निर्मल रहेगी, नदी के किनारे जो जीव जंतु होते हैं उनके पास भी पानी जाएगा, नदी का पानी रिस करके आपकी जो जमीन है उसके पानी को बढ़ाएगा। ये सारी चीजें होंगी उसके अंदर, प्रकृति हरी भरी रहेगी। उसके साथ में आपको जो जितनी ऊर्जा मिलनी है, जितनी एनर्जी मिलनी है, वो एनर्जी डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए मिल जाएगी। मुझे ये समझ कोई उत्तर नहीं था और मुझे आज भी कोई अगर मानो वैज्ञानिक बहुत बड़े हों इसका उत्तर दे दें कि अगर इसके अंदर हम लोग इस तरीके से जो डेवलपमेंट का आर्गुमेंट है उसके विरुद्ध में बोल रहे हैं, कोई भी इस बात को बता दें कि इसके विरुद्ध में बोल रहे हैं, कोई जवाब उनके पास नहीं हो सकता। क्योंकि हम जो बात कह रहे हैं वो ये बात कह रहे हैं
जो किसी भी व्यक्ति को स्वीकार करना, जितने भी रीजन्स होते हैं अपने कारण प्रकारण सब लगा करके तो भी उस बात को गलत साबित करना मुश्किल होगा। क्योंकि आप ये बोलेंगे इतनी ऊर्जा से आती है, तो आप हाइड्रो पावर से बोलेंगे कि हाइड्रो पावर से जो नदी वगैरह होती है उनसे इतनी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। आपको कोयले से जो ऊर्जा प्राप्त करनी है आप बोलेंगे नहीं इतना कोयला है जिसको हमें, क्योंकि आपको ये जानना चाहिए, ये जानने की जरूरत है कि हमारे जितने भी संसाधन हैं, जितने हमारे मिनरल्स हैं यहाँ पर, वो केवल हम अपनी ही जनरेशन के अंदर, अपनी पीढ़ी के अंदर खत्म नहीं कर सकते। हम उसको एक दृष्टि की तरह माने कि हमारा उसके ऊपर एक तरीके से दायित्व है, ड्यूटी है कि हम उन संसाधनों को इस तरीके से इस्तेमाल करें कि वो संसाधन कम ना हो किसी भी तरीके से। हमारे जो बच्चे हों, बच्चों के बच्चे हों, उनके पास भी नदी में पानी हो, उनके पास भी जो थोड़ा बहुत कोयला है वो कोयला हो, उनके पास भी एल्यूमिनियम या दूसरी चीज़ें जो मिनरल्स है वो उनके पास भी हो। हम सारी चीज़ों को खत्म कर रहे हैं और खत्म करने का मतलब हमारा मतलब क्या है? हमारा मतलब ये कि हमने जिस सरकार को उन संसाधनों को का संवरण और संरक्षण करने के लिए भेजा है, वो उसको संरक्षण और संवरण न करके उसका दुरुपयोग कर रही है। वो भी दुरुपयोग भी कुछ ही व्यक्तियों के लिए जो उनको लगता है कि उनके करीब है और जो उनके वोट बैंक को बढ़ाने के अंदर उनकी सहायता करें। तो मैं बहुत लंबी बात नहीं कहूँगा क्योंकि सवेरे से बहुत सारी बातें आपके बीच में चल रही है, हालांकि मैं लंबा बोल चुका हूँ तक, लेकिन सिर्फ ये आपको बताना है कि ये नदी, ये जंगल, ये तालाब, ये पोखर, जिनको हम सोचते हैं कि इनका कोई मतलब नहीं है, उनका हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़ा जुड़ाव है। और ये समय आ गया है, आप ये मान करके रखिए, क्योंकि आपने अभी तक इन लोगों का साथ दिया जिन्होंने हमारे तालाबों को खत्म कर दिया, जिन्होंने हमारी नदियों को खत्म कर दिया, जिन्होंने हमारे जंगलों को खत्म कर दिया, जिसकी वजह से पता नहीं कितने जीव जंतु वनस्पति ये सब खत्म हो गए। अगर हम लोगों का कोई दायित्व है, हम सब लोगों का, तो हमको अभी सरकार से कहना चाहिए कि जो दायित्व हमने आपको दिया था, जो हमने कहा था आपसे कि आप उसका संवरण और संरक्षण करेंगे, आपने उसको ठीक तरीके से नहीं किया। इसलिए हमें अब इस तरीके का कानून लाना जरूरी है जिससे ये संसाधन, ये नदियाँ, ये तालाब, ये पोखर, ये जंगल ठीक तरीके से बच पाए। ऐसा हो नहीं रहा, ऐसा हो नहीं रहा क्योंकि कानून ये सरकार बदलती चली जा रही है। लेकिन हम लोगों को अडिग रह करके और इस विश्वास के साथ 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 रह करके कि हम जो कर रहे हैं ये मार्ग बिल्कुल उचित है, ये मानवता का मार्ग है। और अगर कोई विश्वास करता है स्पिरिचुअलिटी के अंदर, आध्यात्मिक रूप से कि हमारा अंतःकरण है, उसका भी हमारा एक दायित्व है, हमारे मानवता के लिए, अपने स्वयं के लिए एक दायित्व है इन सारी चीज़ों को बचाना। अगर हम ये करके चलेंगे तो मुझे नहीं लगता, जैसे गांधी जी ने कहा था कि अगर आपके अंदर इस बात की धारणा प्रबल हो, ये प्रबल हो कि हम उस सत्य की लड़ाई लड़ने के लिए आगे अग्रसर हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जीवन में कोई भी आपको हरा सकता है। और मैं इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट हूँ कि अगर हम इस बात को मानेंगे तो नदी का कानून बन करके आएगा और हमारे देश की नदियाँ बचेंगी, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। लड़ेंगे, जिंदाबाद। हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं संजय भाई, बहुत ही समय निकाल कर यहाँ पधारे। वो मैं तो खत्म कर दिया था, उन्होंने क्या जिस जमाने की कविता भी सुना दो एक आप। तो मैं अक्सर तो जीवन के बारे में, प्रकृति और दर्शन के बारे में लिखता हूँ, लेकिन कुछ कविता कई बार ऐसी होती है जो आपको अंदर से उद्वेलित करती है और उस उद्वेलन को कविता आप लिख देते हैं। तो इस कविता का शीर्षक है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति माने बोलना, बोलने की आज़ादी। जैसे आपको सबको, मुझे लगता है कि कोई भी संघर्ष के अंदर सबसे जरूरी होती है वो होती है बोलने की आज़ादी। तो इसका शीर्षक है अभिव्यक्ति। मुंह से तो कि कुछ बोल न सकूं, गा न सकूं, चिल्ला न सकूं, पीड़ा हो तब भी
पर उंगलियां तो बोलेंगी, बीन देना उंगलियों को नुकीले कांटों से, आंखें तो फिर भी कहेंगी अपनी बात, तो भीज देना हाथों को भी। बस होगा बस एक शरीर सीधा सपाट, जो सुनेगा पर कुछ बोलेगा नहीं। लेकिन लोग तो देखेंगे सिले हुए होठ, बिंदी उंगलियां, खिंची आंखें, तो प्रश्न भी पूछेंगे, क्या किया था उसने, क्या कुछ कहा। शरीर बिना अभिव्यक्ति वाला भिजुका बन, शरीर बिना अभिव्यक्ति वाला भिजुका बन, जब तो फिर भी करा करेगा। हो सकता है एक भीड़ उसके इर्द गिर्द इकट्ठी हो जाए और धीरे धीरे जुड़ते जाएं उसमें लोग और कहें बोलना तो कोई अपराध नहीं। तो एक दिन चुपचाप आ देना उसे, कुछ अंश उसके चिंगारियां बन उड़ेंगे आकाश में, फिर चिंगारियां राख बन बादलों में छा जाएंगी और एक दिन बारिश में घुल मिल धरती में बैठ जाएंगी और उगेंगी उस राख में धान और गेहूं की बालियां। फिर खेत बोलेंगे, धान और गेहूं की लहलहाती बालियां बोलेंगी। तब क्या करोगे, किस किस के सिलोगे मुंह, किसकी बींधोगे उंगलियां, किस किस की भींचोगे आंखें। अजस्र आंखें तुम्हें देखेंगी, हजारों आंखें, अजस्र आंखें तुम्हें देखेंगी, अजस्र हाथ दीवार बन जाएंगे, अजस्र स्वर संवेद हुए तुम्हें रोकेंगे, समझाएंगे। अपनी अस्मिता ही तो मानते हैं वो, कुछ कह पाए। उनके अपने खेत हो, अपनी फसलें हो, अपना सीधा सरल जीवन हो, एक छोटा घर हो और पेट भरने जितना अन्न। तभी क्या वैश्वीकरण तुम छीन लोगे कि खेत, जला दोगे फसलें, रौन दोगे गेहूं की बालियां, तोड़ दोगे घर बार, नोच लोगे सपनों को। छोटे छोटे बच्चों की आंखों से बोलो। और खूब एक संवेदना वेदना के बारे में जिसको होती है वही कवि बनता है, लेखक बनता है और कार्यकर्ता भी बनता है। तो इसलिए संजय भाई के लिए जोरदार तालियों के साथ हम लोग करें।